नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 20 जून 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, आरबीआई ने अपना जो सरप्लस ट्रांसफर किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस पर विवाद हो गया है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया है आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, अभी तो शायद आपको दो तीन वर्ड्स नहीं समझ में आए होंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ, यानी फुटपाथ पर चलने का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तीसरा, कैसे इंडिया सस्ती पावर जो है, सस्ती बिजली जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। वैसे हमारे देश में इसके लिए ग्रिड की कमी है, लेकिन एग्जिस्टिंग ग्रिड का भरपूर इस्तेमाल कैसे सरकार कर सकती है, उस बारे में इस आर्टिकल में सजेशंस दिए गए हैं। तो तीनों आर्टिकल्स, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाला थोड़ा मुझे लगता है कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आरबीआई एंड इट्स ग्रोइंग फिस्कल रोल वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से लिंक कर सकते हो, और इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, सी राजकुमार ने लिखा है। देखो, ये जो वर्ड्स हैं वैसे तो इनका मतलब आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं 1 मिनट में, ताकि आर्टिकल आपको और अच्छे से समझ में आए। मॉनेटरी पॉलिसी, देखो वैसे आरबीआई का डोमेन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती और घटाती है, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है उसे कंट्रोल करती है, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम करती है। ये सारे काम करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। फिस्कल पॉलिसी सरकार का डोमेन है। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार टैक्स लगाती है, खर्चा करती है, उधार लेती है, ये सब फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। आरबीआई की बैलेंस शीट, जैसे देखो हर एक कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, उसी प्रकार से आरबीआई की भी बैलेंस शीट है, जिसमें आरबीआई की एसेट्स कौन कौन सी हैं वो बताया गया, वो कैलकुलेट किया जाता है, जैसे फॉरेन करेंसी, गोल्ड, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। और आरबीआई की लाइबिलिटीज क्या है, जैसे बैंकों ने मान लो पैसा जमा करवाया है, तो आरबीआई को वो पैसा बैंकों को वापस देना है, तो वो सब आरबीआई की लाइबिलिटीज हैं। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इससे कैलकुलेट होती है आरबीआई की बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट है ईसीएफ, यानी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। देखो, अब आरबीआई के ऊपर 100% जो मालिकाना हक है वो सरकार का है। 1949 से पहले तो ना प्राइवेट स्टेक होल्डर हुआ करते थे आरबीआई में, लेकिन 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, और मालिक कौन है, मालिक है सरकार। तो आरबीआई जो भी पैसा कमाती है इनडायरेक्टली उस पे हक तो उसके ओनर का है, यानी सरकार का है। लेकिन देखो कायदे से आरबीआई और सरकार के बीच में ना एक दूरी होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, तभी आरबीआई जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकता है। मैं आपको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं, ये जरूरी है। देखो, मान लो सरकार आरबीआई को कहती है कि भाई नोट छापो, मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई नोट छापेगा, और आरबीआई ने जो नोट्स प्रिंट किए उसका इस्तेमाल किया जाएगा सरकार के द्वारा अपना खर्चा चलाने के लिए। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार के कहने पे आरबीआई ने दबादब नोट छाप दिए, मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, लोगों के पास में पैसा ज्यादा, लेकिन चीजों की सप्लाई उतनी है, तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी। वही हाल हो जाता है जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था। जिम्बाब्वे में सरकार ने अपने सेंट्रल बैंक को बोला छापो नोट, छापो, दबादब छापो, तो भाई इतने ज्यादा नोट छापे, इतने ज्यादा नोट छापे आरबीआई ने कि पैसों की वैल्यू खत्म हो गई। एक थैला भर के घर से निकलते नोटों का तब जाके एक पेन मिलता, इतनी ज्यादा महंगाई आ गई थी जिम्बाब्वे में। वेनेजुएला में भी यही हाल हुआ, और इवन जर्मनी में भी यही हाल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो इसलिए आरबीआई को ना सरकार से, मतलब सेंट्रल बैंक की ना सरकार से दूरी होना जरूरी है, ताकि सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करके सरकार के दबाव में काम ना करे, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करे। ये सब काम सेंट्रल बैंक के होते हैं, ये सब काम आरबीआई के
होते हैं। लेकिन हुआ क्या था, एक कहानी और भी सुन लो। हुआ क्या था, 2018 की बात थी। 2018 की बात थी, गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल गवर्नर थे। सरकार ने बोला आपने जो पैसा कमाया है, एक चीज तो मैं यही बता दूं, वैसे आप पूछोगे आरबीआई सर पैसा कहां से कमाती है। आरबीआई पैसा देखो बहुत सारी चीजों से कमाती है। जैसे जैसे देखो आरबीआई के पास में ना फॉरेक्स रिजर्व होता है। फॉरेक्स रिजर्व होता है जिसमें गोल्ड होता है, दूसरे देशों की करेंसीज होती हैं। अब जरूरत पड़ने पे उस फॉरेक्स रिजर्व में से निकाल के आरबीआई फॉर एग्जांपल डॉलर बेच देती है। तो आरबीआई ने डॉलर सस्ता परचेज करके फॉरेक्स रिजर्व में रखा था, लेकिन जब रुपये की वैल्यू कम हो रही थी, डॉलर की वैल्यू मजबूत हो रही थी, तो आरबीआई ने अपनी इस टोकरी में से, अपने इस फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर निकाला और बेच दिया। लेकिन उसने खरीदा सस्ता था, तो इनडायरेक्टली, वैसे तो आरबीआई ने रुपये की वैल्यू स्टेबल रखने के लिए डॉलर बेचा, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी कमाई भी तो आ गई ना, कि उसने पहले डॉलर सस्ता खरीद के अपनी टोकरी में रखा था। पहली चीज। दूसरी चीज होती है सीन्योरेज। सीन्योरेज मतलब जैसे आरबीआई ने एक नोट छापा, नोट छापने में 10 रुपए का खर्चा आया, लेकिन उसकी वैल्यू 500 है, तो इससे भी आरबीआई की कमाई होती है। 490 रुपए आरबीआई की कमाई हो गई। 500 रुपए के नोट छापने में 10 रुपए का खर्चा आया, नोट चला दिया 500 में, तो 490 रुपए की कमाई हो गई। इसके अलावा आरबीआई बैंकों को लोन देता है, तो इंटरेस्ट रेट से उसको पैसा मिलता है। सरकार के जो बॉन्ड है खरीदती है बेचती है आरबीआई, उससे भी उसको मुनाफा होता है। तो ये सारे सोर्स हैं आरबीआई के पैसा कमाने के। इस पे क्वेश्चन भी पूछा था 2025 में, कंट्रोवर्शियल आंसर यूपीएससी ने दिया था सेन्योरेट से संबंधित, है ना। और हाँ, लड़ाई तो मैंने बताई नहीं, बेसिक क्लियर करने के चक्कर में रह गया। हाँ, लड़ाई ये हुई थी, आरबीआई जो पैसा कमाती है ना, 2018 में उर्जित पटेल गवर्नर थे। सरकार ने आरबीआई को बोला कि जो आपका ये मुनाफा है ना, खर्चा काट के जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है कमाई से, वो आप सरकार को ट्रांसफर कर दो। उर्जित पटेल ने मना कर दिया। उर्जित पटेल ने बोला कि भाई ये जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, ये इमरजेंसी में काम आएगा, अभी आप हमें मत बोलिए ट्रांसफर करने के लिए। तो लड़ाई हो गई थी, एक तरफ आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल, दूसरी तरफ सरकार। आखिरकार उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। तो उस समय विरल आचार्य एक डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, जिन्होंने बाद में बोला भी सरी कि जो सरकार सेंट्रल बैंक के साथ में दूरी नहीं बना के रखती है ना, फिर उसका असर इकोनॉमी पर बाद में देखने को मिलता है, मार्केट उसको पनिश करती है। ये बात उस समय के डिप्टी गवर्नर ने बोली थी। तो ना सरकार ने ये सोचा कि भाई ये आरबीआई के साथ बार बार लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ना विमल जलान की अध्यक्षता में ना एक कमेटी गठित कर दी थी। विमल जलान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी थी कि भाई कितना पैसा आरबीआई रखे और कितना सरकार को ट्रांसफर कर दे, ये डिसाइड करने के लिए आपकी जो कमेटी है ना, हमें एक फ्रेमवर्क बता दो ताकि बार बार लड़ाई ना हो। तो विमल जलान की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने फ्रेमवर्क बना दिया, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क कहता है कि आरबीआई जो है अपनी बैलेंस शीट का 4.5% से लेके 7.5% के बीच में, शायद 5.5% था, हाँ, 5.5% से लेके 7.5% बैलेंस शीट का जो होगा उसके बीच में अपने पास रखेगा इमरजेंसी बफर के लिए, बाकी सरकार को ट्रांसफर कर देगा आरबीआई। तो ये फ्रेमवर्क में डिसाइड हुआ था। समझ गए? चलो बढ़िया है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए यार। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि ये फ्रेमवर्क कैसे आया था, अब आप भूलोगे नहीं। डिविजनल पूल ऑफ टैक्स। डिविजनल पूल ऑफ टैक्स मतलब देखो, जैसे जो टैक्स रेवेन्यू सरकार और स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होता है, उसे बोलते हैं डिविजनल पूल ऑफ टैक्सेस। जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होता है वो टैक्सेस। फिर आर्टिकल 293 संविधान का ये कहता है, अगर मान लो स्टेट्स के ऊपर सेंटर का ऑलरेडी कर्ज है ना, तो फिर फर्दर लोन से लेने से पहले ना स्टेट को सेंटर से अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो ये स्टेट्स की बोरोइंग पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उधार लेने की क्षमता पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये आर्टिकल 293। किसकी? स्टेट की उधार लेने की पावर पे रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये सारे बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए। अब आर्टिकल समझना बहुत आसान है। सबसे पहली चीज,
देखो, आपको पता है सरकार को ना पैसा चाहिए अपना काम चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। अब पैसा कहां से जुटा सकती है? एक तो सीधा सीधा टैक्स लगा के, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह, और इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी वगैरह। लेकिन सरकार जब टैक्स ज्यादा लगाती है तो पब्लिक का रेसिस्टेंस आता है, इलेक्शन में जवाब देना पड़ता है, सरकार इलेक्शन हारती है, तो इस वजह से वो टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाती। दूसरा है मार्केट से उधार लेके, मार्केट से सरकार उधार लेती है पैसे, तो देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, फिर प्राइवेट कंपनीज को उधार नहीं मिलता। क्राउडिंग इफेक्ट इस बार के प्रीलिम में पूछा था ना, 2026 के प्रीलिम में, आसान है। मान लो सरकार ने ही मार्केट से ज्यादा लोन ले लिया तो फिर प्राइवेट कंपनीज को तो अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी ना लोन लेने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोन तो सरकार ने ही ले लिया। और ऊपर से देखो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाती हैं फिर प्राइवेट कंपनीज के लिए, तो इसलिए सरकार ज्यादा लोन नहीं ले सकती। एक तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उसका, आने वाली जनरेशंस इंटरेस्ट चुकाएंगी। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज के लिए पैसा नहीं बचेगा, उनके लिए इंटरेस्ट और हाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट तरीका है पैसा कमाने का कि भाई इकोनॉमी को ग्रो करवाओ, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों, ज्यादा फैक्ट्रीज लगें, और इससे फिर टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन यह मुश्किल रास्ता है, कोई इतनी पॉलिटिशियंस इतनी मेहनत करना नहीं चाहते। उनको चाहिए यार कोई बस छप्पड़ फाड़ के दे दे, कोई ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उनको एक रास्ता मिल गया कि आरबीआई की जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसको मांग लो और हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू का सोर्स मिल जाएगा। तो यही सरकार कर रही है। पहले क्या होता था? पहले देखो आरबीआई अपने आप से अपना थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट थी वो सरकार को दे देती थी। आमतौर पे ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना 30,000 करोड़ से लेके 65,000 करोड़ के बीच में होता था। तो ये सरकार को पैसा तो मिलता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हाँ भाई इसी के ऊपर सरकार की उम्मीदें टिकी हैं। ये उस टाइप का था, हाँ थोड़ा बहुत किराया उधर से भी आ जाएगा। मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं था सरकार का। आरबीआई जो थोड़ा बहुत दे देती, सरकार को पसंद था कि दे दो भाई, हम आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है आप देखो, 2019 में सरकार ने दिया, आरबीआई ने सरकार को दिया 1,76,000 करोड़, 23 में 87,416 करोड़, 24 में 2,11,000 करोड़, 2025 में 2,69,000 करोड़, 2026 में 2,87,000 करोड़। यानी सरकार के रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट सोर्स होता जा रहा है आरबीआई। राइटर एक बात बोलते हैं बहुत बढ़िया, कि बात देखो ये नहीं है कि आरबीआई ने अपना ज्यादा पैसा दे दिया सरकार को, बात ये है कि आरबीआई के पैसों पे सरकार डिपेंड होती जा रही है। ये मेन जो पॉइंट है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ रहे हो? किसी भी डेमोक्रेसी में ना चीजें अच्छी से चलें, सेंट्रल बैंक के ऊपर क्रेडिबिलिटी बढ़े, ये तब पॉसिबल होता है जब सेंट्रल बैंक और सरकार के बीच में एक दूरी होती है, एक दूरी होती है दोनों के बीच में। लेकिन मान लो आरबीआई इतना ज्यादा फिस्कल ट्रांसफर कर रही, इतना ज्यादा पैसा दे रही है सरकार को, तो इसका मतलब वो जो दूरी है ना वो घटती जा रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस घटता जा रहा है। आरबीआई जो है वो सरकार का एक टूल बन के रह जाएगा, और जब आरबीआई सरकार का एक नमूना, एक कठपुतली बन के रह जाएगा, तो भाई फिर वो इंडिपेंडेंट होके इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम नहीं कर सकेगा, इंडिपेंडेंट होके महंगाई को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा। ये चिंता की बात है। समझ रहे हो? तो पहले क्या होता था? पहले 30,000 से 65,000 करोड़ आरबीआई ट्रांसफर कर देता था, और ये सप्लीमेंट्री होता था, प्राइमरी सरकार का रेवेन्यू सोर्स नहीं होता था, बस थोड़ा बहुत सरकार को मिल गया उसी में संतुष्टि, डिस्टेंस था। लेकिन अब इतना पैसा गवर्नमेंट के रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट पिलर बन गया आरबीआई। समझ रहे हो? और मान लो आरबीआई के पैसों के ऊपर सरकार की डिपेंडेंस बढ़ जाती है, तो फिर आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है कि हाँ यार पैसा सरकार को कमा के दो, पैसा सरकार को कमा के दो। लेकिन आरबीआई का मेन काम पैसा कमाना नहीं है, आरबीआई का मेन काम मॉनेटरी पॉलिसी है। तो यहीं पे लाइन जो है वो ब्लर हो गई। पैसा कमाना तो सरकार का काम है, आरबीआई का काम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली सरकार आरबीआई को मजबूर कर रही है कि आप पैसा कमाओ, जबकि वो उसका काम ही नहीं है, उसका काम अलग है, मॉनेटरी पॉलिसी है। यह दिक्कत है। अब दूसरी दिक्कत यहां पे एक ये भी है कि जैसे
एक तो होता है जो टैक्स वाला रेवेन्यू है ना, वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। जैसे सेंटर को मिला फॉर एग्जांपल 59% और स्टेट को उस टैक्स डिविजनल पूल में से हिस्सा मिला 41%। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है, ये जो आरबीआई का पैसा है जो सरकार को मिल रहा है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, ये स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड भी नहीं हो रहा है। समझे, ये भी प्रॉब्लम है। सेंटर और स्टेट के बीच में ये आरबीआई का पैसा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है। ऑलरेडी देखो, सरचार्ज और सेस का जो पैसा था वो भी डिवाइड नहीं होता था। सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, और सेस भी टैक्स ऑन टैक्स, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज के लिए। ऑलरेडी देखो, सेंटर और स्टेट के बीच में जो बोरोइंग लिमिट है आर्टिकल 293 के अंतर्गत, उसको लेके विवाद था। केरला के साथ केस भी हुआ, केरला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई हमारे ऊपर उधार लेने की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये नहीं लगाई जानी चाहिए। फिर ऊपर से देखो, ये आरबीआई के ट्रांसफर का पैसा भी सिर्फ सेंटर को मिलेगा, स्टेट को नहीं मिलेगा। तो बल्कि फिस्कल फेडरलिज्म में ना पावर और ज्यादा सेंट्रलाइज हो रही है सेंटर के पास में, जो कि ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज राइटर यहां पे एक चीज जरूर बोलते हैं कि वैसे देखो, आरबीआई का पैसा सेंटर को मिल रहा है, लीगली ये गलत नहीं है। आरबीआई एक्ट 1949 के हिसाब से सेंट्रल को ही मिलना चाहिए, लेकिन ये मोरली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से देखेंगे तो गलत है, ये लीगली गलत नहीं है। क्योंकि देखो, स्टेट ज्यादा खर्चा करते हैं स्कूल्स पे और इंफ्रा पे, स्टेट ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा सेंटर को मिलता है। ये चिंता की बात है। तो क्या करना चाहिए? ये सब करना चाहिए। जो आरबीआई सेंटर को ट्रांसफर करे ना, वो ईसीएफ डिफाइंड सीलिंग के हिसाब से ही होना चाहिए, और सरकार के प्रेशर के चलते इस ईसीएफ गाइडलाइन को चेंज ना किया जाए जो बिमल जलान कमेटी लेके आई थी। और आरबीआई के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आरबीआई के बैलेंस शीट पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, और जो डिविजनल पूल है इसको एक्सपेंड करो, और ये आरबीआई के ट्रांसफर का पैसा डिविजनल पूल में आना चाहिए, इसका हिस्सा स्टेट को भी मिलना चाहिए। स्टेट के ऊपर उधार लेने की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 293 के अंतर्गत, इसे थोड़ा आप लिबरल बना दो, इन्हें थोड़ा आप कम स्ट्रिक्ट बना दो, ताकि स्टेट्स ज्यादा लोन ले सकें। और सबसे लास्ट में भाई, आरबीआई की आजादी को आप मजबूत करो। आरबीआई की आजादी रहेगी तभी देश की इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी, स्टेबल रहेगी, अदरवाइज जिम्बाब्वे वेनेजुएला जैसा हाल हमारे देश में भी हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, और फिर ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है 1 जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राइट ऑफ वे, मतलब फुटपाथ पे चलने का जो अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कर्नाटक में ना एक बहुत दुखद केस हुआ था। कर्नाटक में एक पिता अपने 5 साल के बच्चे को ना स्कूल छोड़ने जा रहे थे, लेकिन ना पीछे से एक टैंकर ने बच्चे को टक्कर मार दी और उस बच्चे की वहीं पे डेथ हो गई। और कंपनसेशन कितना मिला? उस पिताजी को कंपनसेशन मिला, मोटर व्हीकल वाला जो ट्रिब्यूनल होता है ना, उस ट्रिब्यूनल से बच्चे के पिता को कंपनसेशन मिला सिर्फ 7 लाख समथिंग। लेकिन वो पिता हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने तो कंपनसेशन को और घटा दिया, 4.5 लाख समथिंग कर दिया। लेकिन उसके पिताजी फिर आरबीआई में गए, आरबीआई कह रहा हूं, पिछले आर्टिकल का याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ कंपनसेशन इंक्रीज कर दिया, 11 लाख समथिंग कर दिया, 11,40,000, बल्कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदूरकर। तो 2 जजेस की बेंच ने यह बोला कि फुटपाथ पे चलने का जो अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। आमतौर पे जो मोटरिस्ट हैं जिनके पास व्हीकल्स होते हैं, वो ना पेडेस्ट्रियन को यानी पैदल चलने वालों को ना एक न्यूसेंस समझते हैं, परेशानी समझते हैं, इन्हें हटाना है, हट जाओ। लेकिन ये वीआईपी कार कल्चर जो है, इसका अंत होना चाहिए। सोच के देखो, एक रोड को ना सबसे कम नुकसान पहुंचाते हैं पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग, लेकिन
सबसे ज़्यादा डेथ्स इनकी होती है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न इनका होता है सड़कों पे। हॉर्न बजा के, कान में हॉर्न बजा के निकल जाते हैं कार वाले, और वो बेचारे इधर उधर अपने लिए जगह खोजते हैं पैदल चलने के लिए। और रोड एक्सीडेंट्स में जितनी डेथ होती है ना, 20% तो इन पैदल चलने वालों की होती है, पेडेस्ट्रियंस की होती है। तो ये जो चलने का अधिकार है ना, मतलब डिमार्केटेड फुटपाथ पे सेफली चलने का जो अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, समझ गए? देखो, आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 ये है, किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जाएगा, किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से वंचित नहीं किया जाएगा, पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कानून के द्वारा जो प्रोसीजर इस्टैब्लिश किया गया है ना, सिर्फ उसी की सहायता से किसी सिटीजन को, किसी पर्सन को उसकी लाइफ से वंचित किया जा सकता है, पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। पहले तो देखो, इस आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ना जिंदा रहने से था, सांस लेने से था। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, राइट टू लाइफ के अंदर डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार शामिल है। डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, ना सिर्फ जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने ना राइट टू लाइफ को एक्सपेंड कर दिया। जैसे 1985 ओल्गा टेलिस केस में ना फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा था, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइवलीहुड जो है, यानी कमाने का अधिकार जो है, वो भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। यानी राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, कमाना भी जिंदा रहने का पार्ट है। समझ रहे हो? ये सारी जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट बार बार देती गई ना, ये डिग्निटी के अंदर ऐड करती गई कि जिंदा रहना मतलब सांस लेना नहीं है। अगर डिग्निटी के साथ में जिंदा रहना है तो बंदा कमाएगा ना, तो कमाने का जो अधिकार है वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। फिर एमसी मेहता केस 1987, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। फिर केएस पुट्टास्वामी केस 2017, जिसपे यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, 2 पता नहीं 3 बार प्री में। राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है, वो भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है राइट टू सेफली वॉक ऑन डेमार्केटेड फुटपाथ्स, यानी डेमार्केटेड फुटपाथ पे सेफली चलना, यह भी फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? कोई नेशनल कानून नहीं है पैदल चलने वालों के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है वो बटी हुई है, कहीं कहीं पे म्युनिसिपल लॉज हैं, कहीं पे टाउन प्लानिंग रूल्स अलग हैं, कहीं पे स्ट्रीट डिजाइन गाइडलाइंस अलग हैं। कोई यूनिफाइड देश में फ्रेमवर्क नहीं है पैदल चलने वालों के लिए जो उनके राइट्स को सुरक्षित कर सके। और ये जो बात है ना कि फुटपाथ पे सेफली चलने का अधिकार, अब सेफ की जो डेफिनेशन है ना, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल है। सिस्टम ना सेफ का मतलब सिर्फ यही समझता है कि कोई व्हीकल पीछे से उड़ा ना दे तो मतलब सेफ है। आप सेफ ही तो चल रहे हो, पीछे से कोई व्हीकल आपको उड़ा नहीं रहा तो मतलब सेफ है। सिस्टम सेफ उस चीज को नहीं मानता कि फुटपाथ क्लियर है। भाई, बिना रुकावट के फुटपाथ पे एक इंसान चल सके, उसको सेफ नहीं मानता है सिस्टम। वहां पे कोई कचरा ना पड़ा हो, कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ना पड़ा हो, उसे सेफ नहीं मानता सिस्टम। सिस्टम सिर्फ उसे ही सेफ मानता है कि पीछे से कोई व्हीकल आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, तो मतलब सेफ है। हां, फुटपाथ क्लियर नहीं है, वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल किसी ने रख दिया है, वहां पे किसी ने अपनी कार पार्क कर दी है, तो वो चीज जो है वो सेफ के अंदर नहीं आती है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप देखोगे फुटपाथ पे कितना इंक्रोचमेंट होता है, किसी ने पार्क कर दी कार, कोई स्ट्रीट वेंडर अपनी चाय लगा के खड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल यानी खंबा खड़ा है, कंस्ट्रक्शन का कचरा वहां पे पड़ा है। तो जगह जगह रुकावटें हैं फुटपाथ पे। पैदल चलने वाला यात्री करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। कई बार रोड को चौड़ी करने के नाम पे फुटपाथ को काट दिया जाता है, फुटपाथ के स्पेस को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है रोड चौड़ी करने के नाम पे। तो ये दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया, लेकिन भाई
ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, उनका समाधान कौन करेगा? देखो, आप 3 एग्जांपल्स देखिए, राइटर 3 एग्जांपल्स देते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले ना 2014 में एक एक्ट आया था, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। जो रेडी पटरी वाले लोग हैं ना, जो रेडी वगैरह लगाते हैं, उनके लिए ये एक्ट था। ये डिसाइड हुआ था इस एक्ट में कि उनके लिए ना वेंडिंग कमेटीज बनेंगी, डेजिनेटेड वेंडिंग जोन होंगे जहां पे वो अपनी रेडी लगा सकेंगे। और ये बहुत बढ़िया एक्ट था। आर्टिकल 19(1)(g, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कुछ भी व्यापार करने का अधिकार, उसके तहत ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 आया था। लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आज भी रेडी पटरी वालों को भगा दिया जाता है। ये एक्ट ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। और जो म्युनिसिपल बॉडीज वाले हैं वो पैसा ले लेते हैं इन रेडियो वालों से। उनका बस रेंट सीकिंग चलता है। अपनी रेंट सीकिंग मतलब अपनी पोस्ट का फायदा उठा के ब्राइब लेना, फायदा उठाना, पैसे इकट्ठा करना, इसे बोलते हैं रेंट सीकिंग। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये रेडी पटरी वालों से रेंट लेते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। और 2014 का ये जो एक्ट था वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। फिर एक और एक्ट का एग्जांपल दिया जाता है, कोटपा एक्ट। 2003 में आया था कोटपा एक्ट। सार्वजनिक जगहों पे तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए ये एक्ट था, कोटपा एक्ट। और ये भी राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ और राइट टू लाइफ का पार्ट है। अब इसमें देखो, कंपनसेशन की बात नहीं की गई थी सरकार के द्वारा। सार्वजनिक जगहों पे लोग तंबाकू ना पिएं, इसके लिए सोशल मैसेजिंग पे फोकस किया गया, अवेयरनेस पे फोकस किया गया, छोटे छोटे वायलेशंस पे छोटे छोटे फाइन्स का प्रोविजन किया गया। रिजल्ट आज के समय में आप देखोगे, सार्वजनिक जगहों पे लोग कम स्मोकिंग करते हैं। तो धीरे धीरे चेंज लाया गया। ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने लॉन्च किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 29, यानी राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। अब देखो, सरकार कहती है कि जो सिटीजन है वो 2 कूड़ा मेंटेन करें, एक गीले वाला, एक सूखे वाला। अब सिटीजन्स तो 2 कूड़े मेंटेन कर लेंगे, एक गीले वाला, एक सूखे वाला। लेकिन सरकार अलग अलग इकट्ठा ही नहीं कर रही है, गीले वाले कूड़े को अलग, सूखे वाले कूड़े को अलग। तो फिर सिटीजन्स को क्या मोटिवेशन होगा? तो सरकार की ड्यूटी है, पहले वो खुद तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, वेस्ट कलेक्शन का खुद तो अलग से अरेंजमेंट करे, तब तो फायदा होगा, तब तो सिटीजन्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए जनता का भी मोटिवेशन कम हो जाता है कूड़ा अलग अलग करने का। तो सेम मोटर व्हीकल वाले केस में ना ऐसा ही ना हो जाए, ये राइटर डर जताते हैं। अब होता क्या है, देखो शहरों में ना रोड्स को ब्यूटीफाई करने के नाम पे ना गरीबों को इधर उधर भगा दिया जाता है ताकि अमीरों को सब अच्छा अच्छा दिखे। लेकिन शहर में इससे शोषण किसका हो जाता है? गरीब लोगों का। शहर क्या अमीर लोगों का है? सिर्फ गरीब लोगों का शहर नहीं है, सबका हक है शहर पे। और अब एक चीज और हो सकती है। अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया ना, तो अब सरकार क्या करेगी, म्युनिसिपल बॉडीज क्या करेंगी, फुटपाथ पे जो रेडी वाले हैं ना उनको हटा देगी। बिना 2014 के एक्ट को इंप्लीमेंट किए रेडी वालों को हटा दिया जाएगा। तो यहां पे 2 लोगों के अधिकारों के बीच में टकराव है। एक तरफ राइट टू वॉक ऑन डेमार्केटेड फुटपाथ पहला, और दूसरा ये रेडी पटरी वालों का राइट टू प्रोफेशन वाला 19(1)(g, मतलब बिना कोई भी अपना प्रोफेशन अपना सकता है, या फिर यूं बोलो राइट टू लाइवलीहुड। इन दोनों के बीच में अब टकराव होगा। अब दोनों ही कमजोर लोग हैं, पेडेस्ट्रियन भी बेचारे, उनको जान का खतरा है, पैदल चलना जरूरी है। दूसरा गरीब लोग, उनको लाइवलीहुड का अधिकार है। तो दोनों अधिकारों के बीच में टकराव होगा। तो इसलिए चीजें देखो तभी चलती हैं, आइसोलेशन में नहीं चलती। सरकार पहले वो 2014 वाला एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट करे ताकि जो गरीब लोग हैं उनको लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर सरकार साथ के साथ ये फुटपाथ पे जो पैदल चलने वालों का अधिकार है वो भी सुरक्षित करें। आपकी क्या राय है वैसे इस इशू के बारे में? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 तो हो ही गया, 2 है। ये मेंस का क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद तीसरा जो आर्टिकल है वो पावर ग्रिड से संबंधित है।
आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में ना ग्रिड आप समझते हो क्या होता है? मैं आपको बेसिक से समझाता हूं, वैसे नहीं बताऊंगा। पावर ग्रिड जैसे देखो, मान लो जहां पे बिजली पैदा होती है ना, और जहां पे बिजली पहुंचाई जाती है, फॉर एग्जांपल घरों में, तो उन तारों का नेटवर्क जो बिजली लेके आते हैं जहां पे जनरेट हो रही है और पहुंचाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो तारों का नेटवर्क है ना, उसे ही पावर ग्रिड कहा जाता है। अब राइटर कहते हैं देखो, हमारे देश में ना बिजली सस्ती पैदा हो रही है, लेकिन तारों का नया जाल बिछाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखो, आप सोच के देखो, सोलर और विंड पावर प्लांट स्टैब्लिश करने में तो 12 से 18 महीनों का समय जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन स्टैब्लिश करने में 3 से 5 साल का समय जाता है। आप पूछोगे क्यों? भाई, जहां पे तारे आप बिछाओगे, नीचे पोल लगाने पड़ेंगे, लैंड परचेज करना पड़ेगा, फॉरेस्ट की क्लियरेंस चाहिए, बहुत सारी एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो तारों का जाल बिछाना होता है ना बिजली पहुंचाने के लिए, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन राइटर सॉल्यूशन देते हैं कि ऑलरेडी जो तारों का जाल बिछा हुआ है ना, आप उसे यूज कर लो। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, सबसे पहले सोलर प्लांट अभी ना ट्रांसमिशन लाइंस यूज करते हैं, लेकिन सोलर प्लांट की जो ट्रांसमिशन लाइंस है ना, वो उसका सिर्फ 25% पोटेंशियल यूज हो पाता है दिन दिन के समय। रात के समय तो वो लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस यानी वायर खाली होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती हैं। लेकिन मान लो सोलर प्लांट बिजली पैदा करते हैं, वहीं पे बैटरी स्टोरेज भी हो, तो फिर बैटरी स्टोरेज की सहायता से ना रात को भी उन तारों का इस्तेमाल करके बिजली भेजी जा सकती है। तो ये पहला पॉइंट है, सोलर और विंड पावर प्लांट के पास बैटरी स्टोरेज हो, और फिर रात को भी उन लाइंस की सहायता से बिजली भेजी जा सकती है। दूसरा है कोल कॉरिडोर। हमारे देश में देखो, कई जो कोल प्लांट्स है ना, बहुत पुराने हैं और अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे होते हैं। मतलब वो मान लो 10 यूनिट बिजली भेज सकते हैं, तो 4-5 यूनिट ही भेज रहे होते हैं, सिर्फ 40 से 50% लोड पे वो चल रहे होते हैं। तो क्यों ना इन कोल कॉरिडोर्स की जो लाइंस हैं वो भी सोलर प्लांट यूज कर लें। इन प्लांट्स के पास में, कोल प्लांट्स के पास में सोलर प्लांट भी लग जाएं। फायदा ये होगा, सोलर प्लांट्स जो है वो कोल प्लांट्स के कॉरिडोर को, उनकी तारों का इस्तेमाल कर सकेंगे, और कोल प्लांट्स को भी थोड़ा किराया मिल जाएगा कि हाँ भाई, किराया मिल जाएगा कि भाई हमारे जो तार हैं वो यूज हो रही हैं। ये दूसरा फायदा है। तीसरा, सब स्टेशन का काम होता है वोल्टेज को ऊपर करके या नीचे करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना। अब इंडिया के पास में ना सैकड़ों हजारों सब स्टेशन हैं, कईयों के पास में स्पेयर कैपेसिटी है। तो इन सब स्टेशन के पास में ना बहुत सारे अनयूज्ड पॉइंट्स हैं, तो उन अनयूज्ड पॉइंट्स का यूज किया जा सकता है सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के द्वारा। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, रिकंडक्टरिंग मतलब देखो, अभी पुरानी जो तारें हैं ना, काफी जगहों पर जल के लटक गई हैं, लेकिन उनको रिप्लेस किया जाए HTLS कंडक्टर से, यानी हाई टेम्परेचर लो सेज कंडक्टर से। तो भाई ये जो तारें हैं ना, नई तारें, ये 2 गुना ज्यादा बिजली भेज सकती हैं। यानी सेम रेलवे ट्रैक होगा, सेम रूट होगा, लेकिन पहले ओल्ड स्टीम इंजन था, अब बुलेट ट्रेन का इंजन होगा। और ये जो HTLS कंडक्टर्स हैं वो इंडिया में ही बनते हैं। तो ये 4 सॉल्यूशंस राइटर बोलते हैं। बैटरी स्टोरेज का व्यवस्था करेंगे, 400 गीगावाट एक्स्ट्रा बिजली भेजी जा सकती है। कोल कॉरिडोर्स यानी कोल प्लांट्स के पास में सोलर प्लांट लगेंगे, 100 गीगावाट एक्स्ट्रा बिजली भेजी जा सकती है। सब स्टेशन प्लग इन, 100 गीगावाट इलेक्ट्रिक एक्स्ट्रा बिजली भेजी जा सकती है। HTLS रिकंडक्टरिंग, 2 गुना ज्यादा बिजली भेजी जा सकती है। तो 4 सॉल्यूशन से ना ज्यादा ग्रिड नेटवर्क इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी ज्यादा बिजली भेजी जा सकती है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पुराने क्वेश्चंस जहां पे आप आज के आर्टिकल का पॉइंट यूज कर सकते हो, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।